हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमृत ज्ञान। अमृत ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर आज टॉप 50 एमसीक्यूज क्वेश्चंस के साथ आज उपस्थित हैं और आइए देखेंगे कि बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए आज टॉप 50 क्वेश्चंस किस तरीके से आज आप हल करेंगे और देखेंगे कि हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, नंबर वन क्वेश्चन इज, आज देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। पहला, which of the following properties does not change during a change of a stage? निम्नलिखित में से कौन सी गुण अवस्था परिवर्तन के दौरान नहीं है? यहाँ पर बेटा अवस्था परिवर्तन की बात हो रही है, तो अवस्था परिवर्तन का मतलब होता है, यानी कि आपने पढ़ा होगा जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो यहां से मतलब क्या है, अगर हम किसी अवस्था में परिवर्तन कर दें तो उसका क्या नहीं बदलता है? तो क्या नहीं बदलता है? एनर्जी, ऊर्जा नहीं बदलती। तो ऊर्जा तो बेटा वैसे भी बदल जाएगी, क्योंकि ऊर्जा कभी लॉस है कभी हाई है, तो ये तो ऑप्शन। इसी प्रकार टेम्परेचर, टेम्परेचर टेम्परेचर यानी कितना टेम्परेचर है, यानी कितना तापमान है। तो तापमान की जब आप अवस्था परिवर्तन में कर रहे हैं तो तापमान तो बेटा वैसे भी चेंज, तो हमें क्या करना है, नहीं बदलना है। वॉल्यूम यानी आयतन, वॉल्यूम तो बेटा कांस्टेंट वैल्यू होती है। किसी पदार्थ की जो अवस्था है, पदार्थ का जो अगर उसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो तो बेटा वैसे भी फिक्स रहेगा, है ना। अब बात आती है मास। मास यानी कि द्रव्यमान। तो हम कह सकते हैं कि इन तीन ऑप्शन में वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और एनर्जी भी चेंज हो रही है, तो चेंज क्या नहीं हो रहा। अगर हम किसी भी अवस्था परिवर्तन के दौरान अगर हम उसमें अगर उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो उसका क्या नहीं बदलेगा, द्रव्यमान बेटा स्थिर रहेगा। तो द्रव्यमान नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता? द्रव्यमान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर ए यानी मास। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं कि द फार्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग की संवेग ऊर्जा का सूत्र क्या है? यानी कि यहाँ पर स्प्रिंग की बात हो रही है, तो स्प्रिंग की जो संवेग ऊर्जा होगी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, संवेग एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पीई। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर स्प्रिंग की बात हो रही है, तो स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा भी है कि P इज इक्वल टू के एक्स। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा वो 1/2 के एक्स स्क्वायर, यानी कि Pe इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर के बराबर ही। तो इसका राइट आंसर बेटा इसे मिल जाएगा। के हमारा यहाँ पे बल होता है और एक्स हमारा क्या होता है, यानी कि स्प्रिंग में चली गई, यानी कि स्प्रिंग है उसको आप खींच दीजिए तो उसमें कितना तनाव होगा, कितनी दूरी होगी, तो वो एक्स होता है ना। Pe के एक्स स्क्वायर, ये रॉन्ग आंसर है। Pe हाफ mv स्क्वायर, ये तो बेटा गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, ये रॉन्ग आंसर है, ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, Pe इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये राइट आंसर ए। नेक्स्ट, the resistance of a conductor is inversely proportional to its, किसी चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? हम आपको पढ़ा चुके हैं, किसी चालक का प्रतिरोध है तो R बराबर आप जानते हैं कि रो एल होता है। ये फार्मूला बेटा बात है, ये टॉप 50 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट तो बेटा सभी क्वेश्चन है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही मोस्ट है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू,
इनवर्सली यानी व्युत्क्रमानुपाती। रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, आर होता है, इसका व्युत्क्रमानुपाती क्रॉस सेक्शन एरिया ए होता है प्यारे बच्चों। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। लेंथ यानी कि लंबाई, अगर आप इसमें देखेंगे तो लंबाई तो ये तो अनुपात है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब आप देख लें यहाँ पर इनवर्सली की बात आ रही है। इनवर्सली का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपात। तो यही हमारा राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर क्रॉस सेक्शनल एरिया। टेम्परेचर, टेम्परेचर आप देख लीजिए, फार्मूला टेम्परेचर की तो कोई बात ही नहीं है, इसका नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन देख लेते हैं बेटा। ए है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, यानी कि सघन माध्यम, प्रकाश का जो सघन माध्यम है उसकी चार्ज सघन माध्यम में डिवाइड होती है। तो ये बिल्कुल बात सही है, इसका राइट आंसर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। ऑप्शन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट, परावर्तन का नियम कहता है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों, यानी कि परावर्तन का नियम यानी कि कोई भी एंगल है, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों ही आपने कौन एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन, तो ये दोनों क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज, यानी कि ये हमारा क्या है, आपतित कोण, इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन, दोनों ही क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो इसका आंसर ए में जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ, ठीक है बेटा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to the angle of reflection is a right। वह बल जो परमाणु के नाभिक को एक साथ रखता है, the force that holds the nucleus of an atom together is called, यानी कि वह बल जो परमाणु के नाभिक को एक साथ रखता है, यानी कि परमाणु के नाभिक को बांधे रखता है, उसे क्या कहते हैं। तो बेटा हमने आपको पढ़ा था कि जो परमाणु के अंदर होता है, यानी कि नाभिक यानी न्यूक्लियस, नाभिक क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से उत्पन्न हुआ न्यूक्लियर फोर्स, यानी जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस को बांधे रखता है उसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युतस्थैतिक फोर्स, आंसर है न्यूक्लियर फोर्स इज ए राइट आंसर, ऑप्शन सी यहां पर। नेक्स्ट, सेंट्रल पिडल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल तो यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मोमेंटम ऑफ एन, मोमेंटम यानी कि यहाँ पर संवेग की बात हो रही है। संवेग का एक फार्मूला आपने था, p = mv होता है। p होता है मोमेंटम, m द्रव्यमान मास और वेलोसिटी। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, p = mv। आइए ऑप्शन मैच कर लेते हैं इससे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है p = mv, आप देख लीजिए बिल्कुल राइट आंसर यही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही। p = mgh, p = हाफ mv स्क्वायर, ये बेटा ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh, तो p होता है, और ये हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है, बीटा और एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, ठीक है बेटा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है, प्रकाश की चाल होती है,
वो कितनी होती है बेटा, ये आपको बता चुके हैं, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आप ऑप्शन मैच कर लीजिए, हमारा राइट आंसर 3 इंटू 10⁻7, नो ये 5 हो गया, ये 6 है पावर में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए या नेक्स्ट क्वेश्चन इज the phenomenon in which light bends as it passes from one medium to another is called। वह घटना जिसमें प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय मुड़ जाता है, तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परावर्तित में क्या हो रहा है, मुड़ जाती है, यानी कि उसी माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस चली। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रकाश का मुड़ना, मुड़ जाती है। आपको चित्र बनाया था इस तरीके से, ये कोई मिरर लगा हुआ है और यहाँ से वेव आती है और ये इसको यहाँ जाना चाहिए, तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन क्या होता है, इसको यहाँ निकलना चाहिए लेकिन ये थोड़ी सी मुड़ जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The law of conservation of energy states that ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत हमारा कहता है कि ऊर्जा को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही ऊर्जा को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चेंज इनटू अनदर, उसको आप एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमारा ये राइट आंसर क्या होना चाहिए, आइए मैच कर लेते हैं, क्या ऑप्शन में दे रखा है। Energy can neither be created nor destroyed, only transformed। यानी कि ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसे डिस्ट्रॉयड यानी कि नष्ट कर सकते हैं, इसको सिर्फ एक दूसरे में परिवर्तन कर सकते हैं। ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यही मैच हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड बट नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी को आप उत्पन्न कर सकते हैं लेकिन नष्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर सकते हैं लेकिन उत्पन्न नहीं कर सकते। एनर्जी कांस्टेंट होती है, यूनिवर्स होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। एनर्जी कैन neither be created and destroyed, be only transformed। Okay, next question is the magnetic field produced by a straight current carrying एक सीधी विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। एक सीधी विद्युत धारा का मतलब है यानी स्ट्रेट करंट ऐसे बह रही है, तो इसका जो चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बेटा किस तरीके से होगा, सर्किल के आकार में होगा, यानी कि सर्किल। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देख लेते हैं। Which of the following is a scalar quantity। ये बेटा हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर एक मात्रात्मक राशि है। मात्रात्मक का मतलब स्केलर यानी कि सदिश। सदिश, सदिश का मतलब क्या होता है, जिनमें दिशा व परिमाण दोनों हैं। स्केलर क्वांटिटी का मतलब यही होता है। तो आइए देख लेते हैं। फोर्स यानी कि क्या है, फोर्स, बल। बल एक कैसी राशि है, सदिश अदिश, सदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी से मतलब है यहाँ पे अदिश राशि, इसमें दिशा नहीं होती। तो इसका ऑप्शन वेलोसिटी, वेग, स्पीड, चाल, डिस्प्लेसमेंट, वेग। तो इसका राइट आंसर मैंने क्या होगा, स्पीड इसका बिल्कुल राइट आंसर होता है, इसे चाल कहते हैं। ठीक है, चाल में कोई दिशा नहीं है कि आपको इधरी दिशा में चलना है ना, तो इसमें चाल नहीं होगी, अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है अदिश राशि। ठीक है, नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
यहाँ पर विद्युत विभव की बात हो रही है, विद्युत का हमें मात्रक पूछा है, तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा आप समझ गए होंगे। ऐसा ही इकाई क्या होगी, जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, कूलम आवेश होता है, वोल्ट विभव होता है, एम्पीयर धारा होती है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विभव, है ना, पोटेंशियल। तो इसका राइट आंसर इज सी, ऑप्शन नंबर सही, सी वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी है, क्या पढ़ चुके हैं, 4.18 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर क्या है 4 पॉइंट, ठीक है। ये पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, दक्षता भी है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट, संवेग की संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत ये कहता है बेटा, जो कुल वेग होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि वो बाहरी बल के बराबर। तो आइए चेक कर लेते हैं इसका आंसर। द टोटल मोमेंटम सिस्टम, यानी निकाय या पदार्थ का टोटल यानी कि संवेग होता है वो कांस्टेंट रहता है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि बाहर बल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बेटा यही सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर की तरफ जा रहे हैं। तो इसका नंबर कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है बेटे। नंबर 60, परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय the number of protons in the nucleus, the number of neutrons in the nucleus, the number of electrons in the atom, the mass number of the atom। यानी परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या होती है बेटा वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर। अगर नाभिक में परमाणु संख्या अगर आपको देखनी है तो आप प्रोटॉन की संख्या के बराबर, ठीक है। परमाणु संख्या यानी कि Z इक्वल टू क्या होता है, P होता है, ये फार्मूला। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, यानी कि प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, आवृत्ति की इकाई क्या होती है बच्चे, समझ गए होंगे। आइए, वाट, ये इकाई का मात्रक है पावर, शक्ति, है ना। जूल ऊर्जा या कार्य, मीटर यानी दूरी हो गया, तो बचा क्या हर्ट्ज, हर्ट्ज आवृत्ति का इकाई होती है, यूनिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड ए गैस, यानी कि लिक्विड टू ए गैस, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, द्रव को किसमें बदल रहे हैं, गैस। अगर हम द्रव को गैस में बदल दें, द्रव बोले तो बेटा पानी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो लिक्विड का पानी। अगर पानी को आप सीधे गैस में बदलते हैं तो सीधे गैस का मतलब भाप में, जो भाप हमारी होती है वो भी क्या है, गैस है। क्योंकि पानी हमारा क्या होता है, तो गैस बन के उड़ जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, वेपर बन के उड़ जाता है, जिसको वेपराइजेशन। यहाँ पर हमारा क्या निकल रहा है, वेपर। इसका राइट आंसर होना चाहिए सब्लिमेशन। ये बेटा उत्पादन होता है, इसमें इस घटना में क्या होता है, सीधे द्रव से गैस, नहीं सॉरी द्रव से नहीं, सॉलिड, यानी सॉलिड चेंज इनटू ए गैस, नॉट चेंज इन लिक्विड, यानी कि वो केवल
ठोस है सीधे वाष्प में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, तो द्रव में नहीं बदलेगा, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, यानी कि उसको उत्पादन ही घटना। इसका एग्जाम्पल हमने बताया था, इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया होता है कपूर। आपने कपूर देखा होगा प्यारे बच्चों। कपूर क्या होता है, अगर आप कपूर की एक छोटी सी अगर टिक्की लेके आते हैं, उसको आप जलाइए तो वो सीधे क्या होती है, ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है, यानी पूरी तरीके से बदल जाती है, आपको पिघलते हुए दिखाई नहीं देगी, यानी कि लिक्विड फॉर्म में वो दिखाई नहीं देगा। तो इस घटना को हम सब्लिमेशन कहते हैं या ऊर्ध्वपातन। ठीक है बेटे। इवेपोरेशन, बाष्पीकरण, यानी बाष्पीकरण का मतलब क्या है, इसमें बाष्पन, इवेपोरेशन का मतलब बाष्पन, ठीक है। कंडेंसेशन, संघनन, जमुना, वेपोराइजेशन, बाष्पित हो जाना, तो यानी कि इस घटना को हम क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन। ठीक है। 18 क्वेश्चन, आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वेपोराइजेशन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि दो आवेशों के बीच आकर्षण बल उसके प्रत्यक्ष अनुपाती होता है। तो इसमें आप समझ गए होंगे क्या चाहिए, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर अट्रैक्शन फोर्स की बात, और यहां पर दो चार्ज हैं, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि उसमें क्या होना चाहिए, उनका प्रोडक्ट क्या पूछ रहा है, आवेशों के बीच आकर्षण बल किसके अनुपाती होता है। तो आइए देखते हैं, आपने एक फार्मूला प्राप्त किया, F इक्वल टू, यानी कि फोर्स बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आवेशों के बीच आकर्षण बल यानी कि F हो गया, और अनुपाती होता है किसके, ये तो बेटा इनवर्सली है ना। अगर डिस्टेंस यहाँ पे आर क्या है, डिस्टेंस आर, तो यहाँ पर ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एन के बीच अनुपाती हो गया, और यहाँ पर जो के है वो हमारा कांस्टेंट, ठीक है, इसे स्थिरांक कहते हैं, कांस्टेंट स्थिरांक कहते हैं। तो बचा क्या, आवेश Q1 और Q2, ये हमारे क्या होते हैं, आवेश होते हैं, और ये क्या होते हैं, इनके प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, ये प्रोडक्ट Q1 Q2, है ना। तो आइए आंसर में मैच कर लेते हैं, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, देख लीजिए कि जो स्क्वायर डिस्टेंस है इसके अनुपाती है, ये तो ये तो बिल्कुल नहीं। अगला क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, प्रोडक्ट का मतलब होता है उनका गुणनफल। तो आप यहां से समझ गए होंगे कि उनका गुणनफल क्या है, एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, उनके आवेश के गुणनफल के बराबर होता है, या प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बेटे। देखते हैं 20 क्वेश्चन, द rate of change of velocity with respect to time is called, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। अगर समय के सापेक्ष अगर वेग में परिवर्तन होता है तो बेटा वो त्वरण कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन, त्वरण। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, स्पीड 4, ये समय के साथ वेग में परिवर्तन नहीं, ना ही डिस्प्लेसमेंट वेग में होता है बेटा, और ना ही एक्सीलरेशन। इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज, गति में किसी वस्तु की कुल ऊर्जा, गति हो रही है यानी कि गति, मोशन, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गति के कारण
उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, आगे ऑप्शन देख लेते हैं। थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा नहीं। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा होती है, ये स्थिति के कारण होती है। और यहाँ पर क्या पूछा है, गति के कारण पूछा है, तो ये काइनेटिक। ए इज द राइट आंसर, काइनेटिक। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स, बल की इकाई क्या होती है, बल का मात्रक क्या होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन होता है, ये बिल्कुल राइट है। द यूनिट ऑफ फोर्स इज वाट, पावर का मात्रक होता है, शक्ति, जूल कार्य होता है, या टेस्ला चुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the time period of a simple pendulum is independent of time. एक सरल झूलने का समय काल किससे स्वतंत्र होता है, यानी टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो टाइम पीरियड क्या होगा, वो किसके स्वतंत्र का मतलब होता है, फ्री। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट। यहाँ पर जो बात हो रही है वो सरल सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। सरल लोलक आपने देखा ही होगा इस तरीके से, है ना। देखते हैं, तो इसका मास ऑफ द बॉल मतलब होता है, यानी कि कोई भी अगर लट्टू है तो पेंडुलम बॉल, तो उसका द्रव्यमान, तो द्रव्यमान है वो समय का डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर एक बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, मास। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखते हैं। द लॉ ऑफ इनर्शिया इज एसोसिएटेड, जड़ता का नियम किससे संबंधित है, यानी जड़ता का नियम, आपने न्यूटन्स की गति के 3 नियम पढ़े थे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या था, जड़ता का नियम। अगर वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, चलती है तो चल रही होगी, या यानी कि रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक कि उस पर कोई वाइबल ना आए। ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम होता है, इसी को जड़ता का नियम कहते हैं, जड़ता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, द्वितीय नियम क्या था कि F इक्वल टू ma, यानी कि जो बल होता है वो द्रव्यमान को त्वरण, और तीसरा क्या था, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं इसका ऑप्शन। तो यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम। प्रथम नियम क्या होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, the SI unit of power is शक्ति का मात्रक। शक्ति की SI इकाई क्या होती है, वाट होती है। ये शक्ति होता है, पावर, शक्ति, जूल ऊर्जा हो गई, कार्य की एक कार्य ऊर्जा होती है, न्यूटन बल हो गया, एम्पियर धारा हो गई। ठीक है, तो राइट आंसर इज मात्रक SI इकाई क्या होती है, वाट। ठीक है, 26, the force of attraction between the earth and object, और किसी वस्तु के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं। आकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल क्या मतलब होता है, भार। पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच जो आकर्षण बल होता है वो भार के कारण होता है। इस कारण ऑप्शन the formula for calculating the energy stored in capacitor, कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटेंस, कैपेसिटर यानी कैपेसिटेंस, सी धारिता। तो सी यहां से बात हो रही है, सी की तो आप समझ गए होंगे, संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा की गणना करने का सूत्र क्या होता है, तो देख लीजिए E इक्वल टू CV स्क्वायर। ठीक है, 1/2 mgh रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग
राइट आंसर हमारा ए बिल्कुल सही है। हम ए की तरफ जाएंगे और ए ऑप्शन राइट आंसर। E इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। क्या बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन, ध्वनि की गति सबसे अधिक। अगर आप ध्वनि की गति आप बोल रहे हैं तो आप एक हवा यानी कि एयर में आप आवाज लगा दीजिए, और एक पानी में आवाज लगा दीजिए, स्टील में आवाज लगा दीजिए, और पेट्रोल में आवाज लगा दीजिए। सबसे ज्यादा होगी स्टील में ज्यादा आवाज होगी। आप थोड़ी सी जगह पर स्टील का है या कोई स्टील की कोई आप चीज ले लीजिए, उसमें से अगर आप ध्वनि को निकालते हैं तो सबसे ज्यादा अधिक जो गति होगी वो किसकी होगी, स्टील। राइट आंसर ऑफ इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे नेक्स्ट देखते हैं। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सम, ठीक है, किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा का योग क्या होता है। यानी कि यहाँ पर कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है, मैकेनिकल एनर्जी आपने पढ़ा था, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, जो होता है, जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। बोथ ए एंड बी देख लेते हैं क्या है। बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी तो हो ही नहीं सकता। काइनेटिक एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल प्रत्यास्थ बल, ये कहां से आ गया। ठीक है, हमें बात करनी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए ही बचता है, तो यही सही होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक, ये दो ऊर्जा हमारी मिल गई, तो यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इज ए। 30 क्वेश्चन नंबर इज क्या है, आगे देखते हैं। The wavelength of a sound wave is inversely proportional to, ध्वनि तरंग की तरंग है किसके विपरीत के समानुपाती है। ध्वनि तरंग की बात हो रही है, तो ध्वनि तरंग का मतलब होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, आवृत्ति कितनी है ना। तो फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड आया, तो इसका राइट आंसर हमारा फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही है। फ्रीक्वेंसी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। The rate at which work is done is called, जिस दर से कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि जिस दर से, यानी कि पावर, शक्ति, शक्ति का मतलब क्या होता है, यानी कि रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड। अगर आप किसी कार्य को किसी दर से आप कर रहे हैं तो उसकी वो पावर कहलाती है, क्षमता कहलाती है ना। तो पावर का मतलब क्या होता है, यानी कि शक्ति, है ना। तो पावर शक्ति हो गई, फोर्स बल हो गया, एनर्जी ऊर्जा हो गई, पर कार्य। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम ए की तरफ जाएंगे, जिस दर से अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वो उसकी शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 क्वेश्चन नंबर। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर विद्युत धारा होता है, वोल्ट विभव होता है, ओम का आवेश, ठीक है। ओम क्या होता है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। कूलम क्या है, आवेश, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा पहले बच्चों, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एम्पियर। इसका बिल्कुल राइट आंसर, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। नेक्स्ट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम डिपेंड्स, किसी माध्यम में प्रकाश की गति किस पर निर्भर करती है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर प्रकाश की जो चाल है तो वो उसके
परावर्तित इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के माध्यम पर डिपेंड करे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वही बेटा। नेक्स्ट, द वर्क डन बाय ए फोर्स, यानी कि जो कार्य है शून्य होता है कब? जब कोई बल कार्य करता है तो वो शून्य कब होगा? शून्य कब होगा? जब वो संतुलन की अवस्था में। तो संतुलन की अवस्था से मतलब क्या है, आइए देखते हैं। द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो बल है वो वेग के लंबवत होता है। लंबवत आप समझ रहे हैं किस तरीके से, परपेंडिकुलर। ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, इसमें क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट यानी वेग है जीरो होना चाहिए, यानी चाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। कार्य कब होगा? जब आप बिल्कुल फिक्स हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तभी तो कार्य शून्य होगा, उसमें बल है ही नहीं, तो कार्य कहां से हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, तो इसका राइट आंसर होगा क्या है, सी, ए एंड, दोनों ही बातें बिल्कुल सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, संतुलन में किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हो रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, चालक में विद्युत क्षेत्र। ठीक है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि संतुलन की अवस्था, विद्युत स्थिति। ठीक है, तो इसका संतुलन की जब बात आती है, क्योंकि संतुलन की अवस्था क्या होती है, ठीक है। 26, the amount of substance is measured in terms of, पदार्थ की मात्रा किससे मापा जाता है, यानी पदार्थ की मात्रा होती है वो एक मोल के बराबर है। क्या होगी? एक मोल के। तो यहाँ पर किलोग्राम, ठीक है, मोल, ग्राम और लीटर, तो यहाँ पे बेटा मोल, ये हम राइट आंसर की तरफ जाएंगे। The energy required to remove an electron from an atom is equal, किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनीकरण कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या कहते हैं। अगर किसी परमाणु से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी आयनन ऊर्जा देखनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, यानी कि अगर कोई भी परमाणु है, उससे अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसमें आयनन ऊर्जा, ठीक है। द वर्क एनर्जी स्टेट, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय हमारी क्या कहती है बेटा, जो कार्य किया गया है, वस्तु द्वारा किया गया कार्य, और उसमें जो गतिज ऊर्जा चेंज होती है वो उसके, ठीक है, ये हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय। जैसे द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स चेंज इन काइनेटिक, यही बेटा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज, एक विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होना चाहिए, ये हम बता चुके हैं बेटा, सर्कुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सर्कुलर। आइए देख लेते हैं, रेडियल नहीं सर्कुलर, ये राइट आंसर, यही हमारा ऑप्शन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया, दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण बल किसके अनुपाती होगा। F इज इक्वल टू, आप जानते हैं एक नाम लिखा था A केवल R स्क्वायर, F इज इक्वल टू K केवल Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आप देख लीजिए, यानी जो हमारा आकर्षण बल है वो किसके अनुपाती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, उनके चार्ज Q1 की। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द, ये तो क्या आप देख सकते हैं इनवर्सली, द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, ये मेरा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम जाएंगे तो 14 क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, आवेश का गुणनफल। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक the critical angle for total internal reflection depends on, आंतरिक परावर्तन की बात हो रही है। तो आंतरिक परावर्तन में क्या होता है ना, एक छोटे से छिद्र में से आप किसी प्रकाश को निकाल दीजिए तो यदि क्या होगा, वो आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। तो किस पर निर्भर करती है, देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, यानी कि माध्यम, प्रकाश की चाल का माध्यम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम, दो माध्यम होने चाहिए। डेंसिटी ऑफ द, उसके घनत्व पर, टेम्परेचर, उसके तापमान। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यानी दो, सघन और विरल दो माध्यम आपने पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट इज कॉल्ड, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा ऊष्मा प्रचार संचार की प्रक्रिया क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर, अगर कोई भी प्रत्यक्ष है, ट्रांसफर है, तो उसके द्वारा जो ऊष्मा संचार की प्रक्रिया होती है उसका कन्वेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी of a sound wave is 100 hertz, its period is, यहाँ पर बेटा फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच की बात हो रही है, समय काल की बात हो रही है। तो आप जानते हैं दोनों की जो आवृत्ति होती है f से प्रदर्शित करते हैं, n से भी कर देते हैं, और जो हमारा t होता है समय काल f ठीक होता है। तो इसमें आप फार्मूला लगा दीजिए, देखते हैं कौन सी वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पर जो t है वो हमारा 100 है, ठीक है बेटे। तो आइए 100 से इसको डिवाइड करते हैं, आप बिल्कुल सही तरीके में आप कर लीजिए, पॉइंट लगाएंगे और फिर भी नहीं जाएगा तो ये भी और तो पॉइंट कम। ठीक है, इसका राइट आंसर पॉइंट, ठीक है, राइट आंसर देख लेते हैं ए 0.0, बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए भी। ठीक है, which of the is the change when a wave passes from one medium, कौन सा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं करता है। अगर कोई भी पदार्थ है तो यानी कि कोई भी वेव है तो एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जाएंगे तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती। इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड है। ऑप्शन नंबर बी फ्रीक्वेंसी। Formula for the gravitational potential energy is, गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी P इज इक्वल टू फार्मूला होता है mg। ठीक है, ये राइट है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड, किसी द्रव के अंदर दबाव किसके साथ, ठीक है। तो यानी कि द डेप्थ ऑफ द
यानी कि लिक्विड एनर्जी द्रव की दिखाई में डेंसिटी और द टेम्परेचर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सर का एंड बी है। तो इसका ए ऑप्शन सही है और बी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला और कैलकुलेटिंग द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। हमने आपको एक फार्मूला अभी दिखाया था कि F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। ये बेटा क्या होता है, दो चार्ज के बीच आवेशों की गणना करने के लिए बल का फार्मूला। तो आवेश से कोई भी बल की गणना करने का फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू K इनटू Q1 Q2 अपॉन। मैच कर लेते हैं इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर F इक्वल टू K Q1 और R स्क्वायर बेटा A ही बिल्कुल आंसर सही है। F इक्वल टू K the phenomenon of interference of light is best explained by प्रकाश के हस्तक्षेप की घटना को किसके द्वारा समझाया है? यानी जो प्रकाश है phenomenon of interference यानी प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण। तो इसमें क्या है, यंग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि प्रकाश की जो हस्तक्षेप की गणना होती है वो इसके द्वारा हम देख सकते हैं। तो यंग्स आप देख लीजिए, यंग्स अगर मिलते हैं तो वही आंसर सही जाएगा। हाइजेंस, यंग्स, न्यूटन्स, लॉ ऑफ यंग्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आइए नेक्स्ट, सेकंड लास्ट वन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, विद्युत आवेश आप जानते ही होंगे, कूलॉम आवेश होता है, एम्पीयर धारा होती है, वोल्ट विभव होता है, जूल क्या होती है। और बिंदु आवेश के बाद की बीच की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कूलॉम। ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति की एसआई इकाई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या होता है, टेस्ला। ये चुंबकीय फ्लक्स होता है, एम्पीयर धारा होती है। तो टेस्ला इज द राइट आंसर। यानी कि यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ठीक है बेटे, आज के टॉप 50 में आज हम यही रखते हैं और आगे नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।